हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चरर कैडर एग्जाम केमिस्ट्री 2016 की जो हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं उसके अंदर आज फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं वो सेट ए है। तो 71 जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है reaction of concentrated H2SO4 with the saturated solution of sodium dichromate। तो ये बेसिकली सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सिमिलर है। तो इस रिएक्शन का हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह आपको सोडियम डाइक्रोमेट दिया गया है, जब वो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल जो रिएक्शन होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ वही सेम देखने को मिलेगा। और ये रिएक्शन बेसिकली आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट की और H2SO4 की कंसंट्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलती है क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में, जिसके थ्रू हम क्लोराइड आयंस को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। तो क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। तो उसका जो रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट होता है वो यहीं से शुरू होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड H2SO4 कैसे रिएक्ट करेंगे। तो उसी पैटर्न पे जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस CrO3, क्रोमियम का ऑक्साइड बनेगा, प्लस आपके पास साइड प्रोडक्ट होगा वाटर। तो जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो है CrO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 में। जो आपको बाकी ऑप्शन दिए गए थे कि क्रोमिक सल्फेट बनेगा Cr2SO4 थ्राइस, इस केस में तो ये बनता है जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में हो चाहे सोडियम डाइक्रोमेट के केस में। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंटली नोट करना है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ऑप्शन ए में दिया गया है वो रिएक्शन जब हो किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हो, तब वो प्रोडक्ट बनता है। तो इस केस में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब दूसरा केस है जो वो है कि अगर हम प्लेडियम 2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड ऐड करें तो प्रोडक्ट क्या होगा। देखो प्लेडियम 2 पॉजिटिव 4D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला है और आपने नोट करना है कि सेकंड और थर्ड सीरीज ट्रांजिशन मेटल की जो है उसमें अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला मेटल आयन हो, उसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और वीक लिगेंड हो, तो हमेशा D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड कोई भी कंबाइन करे तो वो फॉर्मेशन करता है कौन से कॉम्प्लेक्सेस की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। ये आपने हमेशा नोट करना है इस पॉइंट को। और अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में D8 कॉन्फ़िगरेशन हो और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो उस केस में भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे इसका सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल है निकल का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ। बट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन D8 होगी, साथ साथ लिगेंड भी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड का चाहिए। अब जो हमें लिगेंड दिया गया है अपने केस में वो वीक फील्ड लिगेंड है क्लोराइड। जो हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिगेंड की स्ट्रेंथ प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग जो क्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड है और प्लेटियम 2 पॉजिटिव निकल के ग्रुप में ही है, D8 कॉन्फ़िगरेशन का है। तो क्लियर कट इस ट्रिक की हेल्प से आप इसका आंसर पता कर सकते हो। तो जो इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नहीं करते, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने का भी अटेम्प्ट फेल हो जाता है अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। और पर्टिकुलरली जो सेकंड और थर्ड सीरीज के केस हैं उनमें तो वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो ये आपका 72 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, दैट इज रिलेटेड विद द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे पहले तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कॉम्प्लेक्स में वो +3 है, क्योंकि अमोनिया का चार्ज 0 होता है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। तो जो आपके पास x की वैल्यू आएगी x + 0 = +3, तो x जो आपका आएगा वो +3 आएगा। और +3 में कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6। और जब हम इसे CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आपके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2 सेट में स्प्लिट अप कर जाएंगे। लोअर एनर्जी के सेट को हम T2G सेट कहेंगे और हायर एनर्जी के सेट को हम EG सेट कहेंगे। और बैरे सेंटर से जो T2G सेट होता है उसकी हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -0.4 डेल्टा नॉट लोअर होती है, जिसको हम बोलेंगे -4 DQ। DQ का मतलब है डेसी क्वांटा और डेल्टा नॉट 10 डेसी क्वांटा के इक्वल होता है। और जो EG लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसकी एनर्जी बेसिकली 0.6 टाइम डेल्टा नॉट का क्या कर जाएगी, बैरे सेंटर से इंक्रीज कर जाएगी। तो ये CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डीजेनरेट डी ऑर्बिटल की जब डीजेनरेसी लिफ्ट अप होती है, डीजेनरेसी का लॉस होता है, तो 2 लेवल्स में वो स्प्लिट अप कर जाते हैं। अब जो D6 कॉन्फ़िगरेशन है और अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपके T2G लेवल में ही फिल होंगे। तो इस मेटल आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी अमोनिया की प्रेजेंस में और फ्री पॉजिटिव स्टेट में वो होगी T2G6। और T2G का हर एक इलेक्ट्रॉन -4 DQ से क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। EG लेवल में इलेक्ट्रॉन की काउंट क्या है, 0 है। तो CFSE कैसे निकालते हैं हम, CFSE निकालते हैं -4 DQ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल प्लस 6 DQ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल। तो EG लेवल में तो इलेक्ट्रॉन 0 है, T2G लेवल में 6 है, तो आप -4 DQ को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर बनेगा 24 DQ। तो इस वे से जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 24 DQ। जो CFSE आपके पास आएगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि बैरे सेंटर से T2G लेवल का इलेक्ट्रॉन कितना स्टेबलाइज होता है और कितना EG लेवल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीस्टेबलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 74, वो EAN रूल पे बेस है, जिसको हम सिद्विक थ्योरी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लिगेंड से कब तक गेन करता है, जब तक वो नेक्स्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर लेता। तो आपको जो पेंटा कार्बोनिल आयरन कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल आपको पता है न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज है, तो अगर आप आयरन का चार्ज निकालोगे वो भी 0 आएगा। तो आयरन के पास न्यूट्रल स्टेट में 26 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 5 CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इस कॉम्प्लेक्स में या मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा 36, और 36 एटॉमिक नंबर होता है क्रिप्टॉन का, नोबल गैस का। तो इस कॉम्प्लेक्स में पहली बात तो EN रूल ओबे हो रहा है, और इसके लिए जो EN नंबर है इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो है 36। ये था सिद्विक थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 75 है ये बेसिकली कंसेप्ट है जॉन टेलर इफेक्ट से रिलेटेड है। अब इसमें बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स था, ये आपको कॉपर का कॉम्प्लेक्स दिया गया है 2 पॉजिटिव स्टेट में वाटर के साथ। ये सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें सभी लिगेंड सेम टाइप के हैं। और जो आपका मेटल आयन है कॉपर 2 पॉजिटिव, वो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d9। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब हम EG और T2G लेवल में देखेंगे इनकी फिलिंग को, तो T2G और EG लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, उस फिलिंग में आप एक पॉइंट नोट करोगे कि जो EG लेवल है वो एसिमेट्रिकली फिल होगा, क्योंकि T2G लेवल में तो इलेक्ट्रॉन का काउंट कितना रहेगा, 6 रहेगा, और EG लेवल में इलेक्ट्रॉन का काउंट कितना रहेगा, 3 रहेगा। वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो अगर आप फिलिंग करोगे
तो पहले सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होंगे, बाद में पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होने के बाद जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो T2G6 EG3 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी इस कॉम्प्लेक्स की। तो आप देखोगे कि T2G लेवल तो सिमेट्रिकली फिल्ड है, बट EG लेवल में आप देखोगे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे एक केस अराइज होगा जॉन टॉलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी जब कॉन्फ़िगरेशन एसिमेट्रिकली फिल होती है तो उसके कारण हमेशा सिस्टम की डीजेनरेसी क्या होती है, रिमूव होती है। सिस्टम की डीजेनरेसी क्या होती है, रिमूव होती है। तो वो अपनी सिमेट्री को क्या करता है, सिस्टम लोअर करता है। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स था वो पहले परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है, बट ईजी लेवल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एसिमेट्रिक होने के कारण क्या होगा, ये सिस्टम अपनी सिमेट्री को क्या करेगा, लोअर करेगा। ठीक है, ये बेसिकली जब भी T2G लेवल या EG लेवल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एसिमेट्रिक हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो उस केस में ये इफेक्ट देखने को मिलता है और सिस्टम अपनी सिमेट्री को क्या करता है, लोअर करता है। ये जॉन टॉलर इफेक्ट है बेसिकली। अब आप देखो भी EG लेवल में जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी फर्दर। पहले तो ऑक्टाहेड्रल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या किए, स्प्लिट किए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अब जब एसिमेट्रिक फिलिंग हुई यहाँ पे EG लेवल की, तो इससे भी डीजेनरेसी क्या होगी, रिमूव होगी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता है EG लेवल में दो ऑर्बिटल हैं, एक dz स्क्वायर और एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो जो dz स्क्वायर है उसकी एनर्जी लिफ्ट अप हो जाएगी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की, सॉरी, और जो dz स्क्वायर है आपकी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। ठीक है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रेजेंट होंगे किसमें, z में, और एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में। तो dz स्क्वायर के फुली फिल्ड होने के कारण क्या होगा, जब डीजेनरेसी इसकी रिमूव होगी एसिमेट्रिक सिस्टम की, तो जेड एक्सिस से जो रिपल्शंस हैं वो लिगेंड्स को ज्यादा मिलेंगी। तो जब आपके पास परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था तो उस केस में सभी लिगेंड्स की डिस्टेंस सेंटर से क्या थी, सेम थी। अगर अब जेड एक्सिस से रिपल्शंस ज्यादा मिलेंगे तो जेड एक्सिस के बॉन्ड उन रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, इलोंगेशन शो करेंगे। उन बॉन्ड्स की लंबाई कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी, ताकि उन रिपल्शंस को क्या करते हैं, वो मिनिमाइज करते हैं। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग आपको बॉन्ड्स की लंबाई ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो आपकी ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट सिमेट्री थी, अब वो परफेक्ट सिमेट्री नहीं रहेगी, क्योंकि सिस्टम के अंदर EG लेवल के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से क्या हुआ, एसिमेट्रिक फिलिंग हुई। उस एसिमेट्रिक फिलिंग के कारण सिस्टम ने अपनी डीजेनरेसी को रिमूव कर दिया, EG लेवल की डीजेनरेसी भी खत्म होगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है dz स्क्वायर में होने के कारण जेड एक्सिस के जो लिगेंड्स होंगे, ठीक है, वो मेटल से ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे जेड एक्सिस के लॉन्ग, जिस वजह से जेड एक्सिस के जो बॉन्ड हैं उनकी लेंथ कंपैरेटिवली बाकी चार से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आपको ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। जब ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्शन होगी और आपके जेड एक्सिस के बॉन्ड कंपैरेटिवली लॉन्गर लेंथ के बढ़ रहे हैं, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं elongated ऑक्टाहेड्रल, या इसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। तो जेड एक्सिस के जो दो बॉन्ड होंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो कंपैरेटिवली लॉन्गर लेंथ के होंगे, और इलोंगेशन ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, कंप्रेशन का केस बहुत रेयर है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगा। यहाँ पे कौन सी थ्योरम काम कर रही है, जॉन टॉलर थ्योरम काम कर रही है, जिसकी वजह से आपको दो लिगेंड जेड एक्सिस के क्या मिलेंगे, कंपैरेटिवली लॉन्गर लेंथ के मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड था। ठीक है, आपको स्टेटमेंट में ही देखो जो कहा गया था कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में है। तो इसी वे से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो dz स्क्वायर में जाएंगे। तो इस वजह से बेसिकली जेड एक्सिस पे आपको स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिलेंगे, और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन के कारण क्या होगा, बेसिकली जेड एक्सिस की तरफ जो बॉन्ड होंगे वो कंपैरेटिवली लॉन्गर
लेंथ के होंगे। तो ये चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है। ये है केस जॉन टॉलर इफेक्ट का। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 76, जो कि क्लोराइड के टेस्ट पे बेस है। और इसके अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि अगर क्लोराइड की एनालिसिस में सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया गया, ठीक है, और क्लोराइड के साथ जब हम सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक है, मान लो आपके पास सैंपल में पोटाशियम क्लोराइड है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिल्वर क्लोराइड और क्या होगा, KNO3 होगा। सिल्वर क्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। बट ये प्रेसिपिटेट अमोनिया में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि अमोनिया सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और जो अमोनिया सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है उसमें सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, और क्लोराइड आयन इस कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स जो बना है, इस कॉम्प्लेक्स में जो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा। तो अमोनिया के अंदर सिल्वर डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। वाटर के अंदर सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होता। तो आपका इस केस में जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए। जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो अमोनिया में डिसॉल्व हो रहा है ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बेसिकली 2 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 77 है इसके बाद, ये बेसिकली बेस्ड है किस पे, अबंडेंस पे। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम इन सभी ऑप्शंस में से देखें क्वेश्चन नंबर 77 में, तो जो सीरियम है और कॉपर है उनकी अबंडेंस की परसेंटेज लगभग सेम है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा कि सीरियम और कॉपर की जो अबंडेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। इस बेस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। इसमें अबंडेंस की परसेंटेज के बारे में क्वेश्चन था। तो सीरियम इज एज अबंडेंट एज इज कॉपर। तो इस बेस पे ये क्वेश्चन 77 आएगा। अबंडेंस जो परसेंटेज होगी कि एलिमेंट किस परसेंटेज में मिलते हैं, उस अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे है, और आपको जो ये थोरियम का कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसमें लिगेंड जो है वो ऑक्सालेट है। और ऑक्सालेट आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑक्सालेट होता है बाइडेंटेड लिगेंड। इसके अंदर 2 डोनर एटम होते हैं। तो अगर 4 ऑक्सालेट कंबाइन किए तो टोटल 8 डोनर एटम हो गए। तो इसका मतलब थोरियम कितने डोनर एटम से सराउंडेड है, टोटल 8 से है। तो जितने डोनर एटम थोरियम को सराउंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, वही क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इस केस में 8। ऑक्सालेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इस वजह से बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, 2 डोनर एटम होंगे। 4 टोटल ऑक्सालेट थोरियम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो टोटल 8 डोनर एटम हो गए। इट मींस आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसिड रेन से रिलेटेड है, और एसिड रेन का आपको पूछा गया है कि एसिड रेन कहाँ से ओरिजिनेट होता है। बेसिकली एसिड रेन का जो कारण होता है वो होता है कोल। ठीक है, कोल के कारण, कोल की बर्निंग के कारण एसिड रेन होती है। जब कोल को फ्यूल की फॉर्म में हम बर्न करते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है सल्फर की, कोल के अंदर। वो सल्फर बेसिकली अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में जाके सल्फर, पहले तो कोल की बर्निंग के टाइम CO2 और SO2 पैदा होंगे, क्योंकि सल्फर एज ए इम्प्योरिटी है। तो वो SO2 सब्सीक्वेंट रिएक्शंस के बाद एटमॉस्फेयर में क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और वही सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली एसिड रेन का क्या होता है, कारण होता है। इस वजह से जो एसिड रेन की ओरिजिनेट होता है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेसिकली कोल से ओरिजिनेट होता है। तो कोल की बर्निंग से जो इम्प्योरिटी है सल्फर, वो SO2 में आएगा। SO2 से सब्सीक्वेंट रिएक्शंस के बाद क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन वाटर के साथ आएगा तो वो क्या करेगा, एसिडिक रेन करेगा। एसिडिक रेन हम उसे बोलते हैं जिसकी जो pH वैल्यू है, ठीक है, वो लगभग 5.5 के करीब तक आ जाती है वाटर की। तो उस रेन के सैंपल को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन का सैंपल बोलते हैं, जिसमें pH 5.5 तक फॉल कर जाती है। और वो जो फॉल करती है वो सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ हद तक नाइट्रिक एसिड के कारण फॉल करती है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कोल की बर्निंग से। कोल में इम्प्योरिटी की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 80 है वो बेसिकली ओजोन की डिप्लेशन से रिलेटेड है। और ओजोन को डिप्लेट करने वाले जो हैं वो सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबल केमिकल थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
और नंबर 2 कोई नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और तीसरे हैं हेलोजेंस। तो जो आपको ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तीनों के तीनों ही करेक्ट है। ओजोन में जो डिप्लेट हुए वो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि एक चेन रिएक्शन में एंटर करते हैं और अल्टीमेटली क्लोराइड रेडिकल पैदा करते हैं। और एक क्लोराइड रेडिकल चेन रिएक्शन के थ्रू लगभग 1000 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है चेन रिएक्शंस के थ्रू। तो बेसिकली तो रिस्पॉन्सिबल थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 दीज आर आल्सो कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर, साथ ही साथ हेलोजन। तो ये तीनों ऑप्शन है आपके इस केस में वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 81 है वो बेसिकली ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि इनमें सबसे स्टेबल यूनिवैलेंट मींस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी स्टेबल है। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर इंपॉर्टेंटली नोट करना है कि ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15, इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर 13 के अंदर, स्पेशली जब हम स्टार्ट करते हैं गैलियम से, उसके बाद इंडियम, फिर थैलियम। ग्रुप नंबर 14 में जर्मेनियम, टिन और लेड, और ग्रुप नंबर 15 में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन सभी एलिमेंट्स में हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होता है, जो उस ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा एक और ऐसी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन दी ग्रुप स्टेबल होती जाएगी जिसकी वैल्यू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम होगी। तो ग्रुप 13 में जो थैलियम है, थैलियम की +1 स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल होती है। और इसी तरीके से लेड में लेड की 2 पॉजिटिव स्टेट 4 से ज्यादा स्टेबल होती है। और बिस्मथ के केस में 3 पॉजिटिव स्टेट 5 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल होती है। तो सबसे ज्यादा जो होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल होगी ना, वो बॉटम वाले एलिमेंट पे होगी, यहाँ पे ग्रुप 13, 14 और 15 में। तो इस वजह से ग्रुप 13 में जो सबसे स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो कंपाउंड है थैलियम। तो इस बेस पे ये क्वेश्चन था। ऐसा आपको मेनली 3 ग्रुप में देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 के जो 3 एलिमेंट है थैलियम, लेड और बिस्मथ के केस में। ये था क्वेश्चन नंबर 81। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 82 है वो एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स है BH4 नेगेटिव के साथ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे BH4 नेगेटिव यूनिट एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और जो इसकी BH4 की ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। तो जो इसके हाइड्रोजन हैं वो एल्युमिनियम के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। तो इन हाइड्रोजन्स की बॉन्डिंग होने के बाद एल्युमिनियम के साथ ये BH4 यूनिट्स हैं आपके, इन हाइड्रोजन्स की बॉन्डिंग होने के बाद जो एल्युमिनियम होगा उसके अराउंड 3 BH4 नेगेटिव यूनिट्स प्रेजेंट है। तो टोटल इसको बेसिकली 6 हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, सराउंड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, 6 हाइड्रोजन इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सराउंडिंग में रखेंगे। BH4 यूनिट 3 होंगी आपकी, और तीनों से आपके पास टोटल 6 हाइड्रोजन सराउंडिंग में होंगे। तो एक एल्युमिनियम 6 हाइड्रोजन से सराउंडिंग में है, इस वजह से जो इस कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। BH4 नेगेटिव यूनिट 3 सराउंड कर रहे हैं और इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इस केस में एल्युमिनियम के साथ। तो टोटल 6 हाइड्रोजन इसकी सराउंडिंग में आएंगे, इस वजह से इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिलिकॉन ऑक्साइड से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है और वो वैंडरवाल फोर्सेस से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं और गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। जबकि सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि सिलिकॉन है जो वो p पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सिलिकॉन के पास 3p ऑर्बिटल हैं और ऑक्सीजन के पास 2p, साइज डिफरेंट है, तो p पाई बॉन्डिंग नहीं होगी। तो सिलिकॉन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अपने कोवलेंट बॉन्ड्स को 3 डायमेंशन में क्या करता है, एक्सटेंड करता है। और जब 3 डायमेंशन में इन बॉन्ड्स की एक्सटेंशन होती है
वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए, तो 3 डायमेंशन में हर एक सिलिकॉन को बेसिकली 4 ऑक्सीजन क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। तो इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर। और इस जॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली आप देखोगे कि एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड है। तो जिस वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बन गया, जैसा कि इसमें होता है डायमंड में होता है। तो सिलिकॉन के पी पाई बॉन्डिंग ना करने की कैपेसिटी के कारण सिलिकॉन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 3 डायमेंशन में अपने कोवलेंट बॉन्ड को एक्सटेंड करता है डायमंड की तरह। और उस सिचुएशन में हर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से क्या होता है, सराउंडेड होता है टेट्राहेड्रली। इस वजह से जो सिलिकॉन के ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है वो होता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ये एक जॉइंट मॉलिक्यूल है लाइक डायमंड। जैसे डायमंड में आपके पास 3 डायमेंशन में कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 बहुत इजी है, आपको इजीली पता है कि ग्रुप 14 में और पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर कौन शो करता है, कार्बन शो करता है। ठीक है, कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर शो करता है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में से। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है सिंगल बॉन्ड की, और इसका कारण क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज एक्सट्रीमली स्टेबल वन। ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, एक उसके जो सिंगल बॉन्ड्स हैं उसके कारण कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। और इसका रीजन क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज एक्सट्रीमली स्टेबल बॉन्ड। इतना स्टेबल बॉन्ड सिंगल और टेट्रावैलेंसी वाला जो नेचर है कार्बन के अलावा किसी भी और एलिमेंट के पास नहीं है। सिंगल बॉन्ड और के भी स्टेबल है एलिमेंट्स के, बट कार्बन की तरह वो टेट्रावैलेंट नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट हाइड्रोजन लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकता क्योंकि उसकी वैलेंसी लिमिटेड है। बट कार्बन टेट्रावैलेंट होने के कारण, दूसरा सिंगल बॉन्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण ये लॉन्ग चेन्स बनाने क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, साइक्लिक भी बनाते हैं, ब्रांच कंपाउंड भी बनाते हैं। तो इस वजह से जो कैटिनेशन की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वो किसके पास है, कार्बन के पास है। इन 4 ऑप्शन में ग्रुप 14 में कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा और डाउन द ग्रुप कैटिनेशन पावर लगभग डिक्रीज होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 फॉस्फेट फर्टिलाइजर से है जो प्लांट्स में यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है कि जो प्लांट्स को फॉस्फेट दिया जाता है वो दिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ CaH2PO4 ट्वाइस। ये बेसिकली डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं इस कैल्शियम की फॉर्म में, इसके अंदर लगभग 45% तो होता है P2O5 और 15% के करीब होता है इसमें कैल्शियम। ठीक है, तो जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर आपको पता है कि प्लांट को ग्रोथ के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन के सोर्स के लिए हम यूरिया डालते हैं, ठीक है, और फास्फोरस का जो सोर्स है वो फॉस्फेट की फॉर्म में आएगा और उसी के लिए टिपिकली क्या यूज होता है, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट यूज होता है। और इसकी जो कंपोजिशन होती है एग्जैक्ट, उसके अंदर 45% क्या होता है P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड और 15% के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो ये एक तरह से फास्फोरस का सोर्स है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर यूज होते हैं, कैल्शियम की फॉर्म है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। उसके बाद जो क्वेश्चन है 86 वो आयोडीन और आपको थायोसल्फेट की रिएक्शन के बारे में पूछा है। आपने कॉमनली सुना होगा हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन होता है बेसिकली सोडियम थायोसल्फेट। तो जब आयोडीन की रिएक्शन करेंगे हम हाइपो सॉल्यूशन के साथ यानी कि सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो रिएक्शन में क्या होगा, जो आपके थायोसल्फेट आयंस हैं उनकी प्रेजेंस में आयोडीन I2 से कन्वर्ट हो जाएगा I नेगेटिव। ठीक है, मींस वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, और जो आपके थायोसल्फेट आयन होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे S4O62 नेगेटिव में। इनको हम बोलते हैं टेट्रा थायोनेट आयन। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा Na2S4O6।
जो रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट होगा हाइपो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि आयोडीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में चला गया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, जबकि जो आपका हाइपो सॉल्यूशन में थायोसल्फेट आयन थे वो कौन सा एजेंट का काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, टेट्रा थायोनेट में। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके थायो टेट्राथायोनेट बना है इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरीके की बॉन्डिंग होती है जिसमें सल्फर सल्फर लिंकेज भी है। इसका जो स्ट्रक्चर है S4O6 नेगेटिव का, तो कई बार इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो आपने नोट करना है जो ये सल्फर सल्फर लिंकेज वाले सल्फर होते हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और टर्मिनल वाले +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ये भी इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, वो रिलेटेड है विद द IR स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो IR स्पेक्ट्रम बेसिकली किससे रिलेट होता है, वाइब्रेशनल मोड से। और वाटर आपको पता है भी बेंट सिस्टम है, बेंट मतलब नॉन लीनियर सिस्टम है, तो नॉन लीनियर सिस्टम के पास जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड होते हैं वो होते हैं 3n-6। तो वाटर में नंबर ऑफ एटम 3 है, इट मीन वाटर 3 वे से वाइब्रेट करेगा, वो उसके पास 3 वाइब्रेशनल मोड होंगे, और उन 3 वाइब्रेशनल मोड में से 2 तो होते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड जिनमें बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, और एक होता है इनमें से बेंडिंग मोड। बेंडिंग मोड वो होता है जिसमें बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट रहती है बट बॉन्ड एंगल चेंज होगा। स्ट्रेचिंग में भी वाटर के पास 2 मोड होते हैं, एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल 3 वे से वाइब्रेट करते हैं, उनमें से 2 स्ट्रेचिंग मोड हैं, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, और एक है बेंडिंग मोड। तो इस तरीके से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो आपको 3 वाइब्रेशनल मोड के कारण क्या देगा, 2 तो आपको स्ट्रेचिंग के बैंड देगा और एक देगा किसका, बेंडिंग का। ठीक है, 2 स्ट्रेचिंग बैंड देगा और एक बेंडिंग का देगा, तो इसीलिए आपका 87 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं वाटर के लिए जो अराउंड अबाउट 3650 पर सेंटीमीटर वेव नंबर पे आते हैं, और जो बेंडिंग वाला वाइब्रेशन होता है वाटर के लिए वो लगभग 1595 से पर सेंटीमीटर के करीब वेव नंबर पे आता है। तो वाटर 3 मोड से वाइब्रेट कर सकता है, 2 स्ट्रेचिंग मोड होंगे और एक क्या होगा, बेंडिंग मोड होगा। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 87 का वो होगा सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो आपका लिंक है किसके साथ, ओवरटोन के साथ। आपको फंडामेंटल IR बैंड दिया गया है 1000 पर सेंटीमीटर पे, तो आपने नोट करना है फंडामेंटल जो IR बैंड आता है वो कब आता है, जब जीरो वाइब्रेशनल लेवल से जंप हो रहा हो मॉलिक्यूल्स का किसके बीच, फर्स्ट लेवल के बीच। और आपको कहा गया भी ओवरटोन कहाँ पे अपीयर होगा, ओवरटोन का मतलब होता है जब जंप आपका जीरो से डायरेक्ट सेकंड वाइब्रेशनल लेवल पे हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो अगर हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर पे सिलेक्शन रूल लगा के पता करें तो फंडामेंटल ट्रांजिशन के लिए जो वेव नंबर का चेंज आता है वो आता है ओमेगा ई इंटू 1-2xc पर सेंटीमीटर पे, और जो फर्स्ट ओवरटोन के लिए आता है, फर्स्ट ओवरटोन के लिए तो वो आता है 2 ओमेगा ई इंटू 1-3xc। xc होता है एनहार्मोनिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू स्मॉल होती है बहुत ज्यादा। तो अगर हम इस फैक्टर को निगलेक्ट करते हैं, इस फैक्टर को, तो जो फंडामेंटल और ओवरटोन में रिलेशन होता है ना वो ये होता है कि फर्स्ट ओवरटोन लगभग डबल वेव नंबर पे अपीयर होता है इसके फंडामेंटल के। तो ये अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका कि एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फंडामेंटल ट्रांजिशन होती है ओमेगा ई इंटू 1-2xc वेव नंबर पे, जबकि फर्स्ट ओवरटोन आता है 2 ओमेगा ई इंटू 1-3xe पर सेंटीमीटर पे। तो इस बेस पे ये सॉल्व होगा आपका। xc बहुत स्मॉल होता है इसलिए मैंने ये फैक्टर निगलेक्ट कर दिए। तो फर्स्ट ओवर फंडामेंटल जो आ रहा है वो ओमेगा ई पे, ओवरटोन आ रहा है 2 ओमेगा ई पे। आपको फंडामेंटल दिया 1000, तो नेचुरली जो ओवरटोन आएगा वो इसका डबल आएगा, दैट इज 2000
पर सेंटीमीटर पे आएगा। तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 2000 पर सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है जो वो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, और आपको पूछा गया है कि इथेनॉल के अगर कार्बन आपके 13 वाले हों, 13 आइसोटोप हो कार्बन का, और प्रोटॉन डीकपल्ड हो, डीकपल्ड मतलब वो कपलिंग ना शो करें, तो अगर वो कपलिंग नहीं शो करेंगे तो कार्बन का जो सिग्नल आएगा कार्बन 13 का एनएमआर में, उसको स्प्लिट नहीं करेंगे, डीकपल्ड है। प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा हमें पूछा गया, मींस जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं कार्बन के वो इनके सिग्नल को स्प्लिट नहीं करेंगे, जैसा ऑर्डिनरी हम स्पिन स्पिन कपलिंग में देखते हैं एनएमआर के अंदर। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है भी प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल शो हाउ मेनी सिग्नल्स। तो आप देखो इसमें दो टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, दो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन प्रेजेंट है, तो इस वजह से जो 89 है आपका, इसमें आपको दो सिग्नल मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि दो टाइप के कार्बन प्रेजेंट है इसमें, एक CH3 का कार्बन है, एक CH2 ग्रुप का कार्बन है, दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, सेम नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट ही आपको डिफरेंट सिग्नल देते हैं, जिससे हमें टाइप ऑफ कार्बन एटम्स पता चलेंगे। फर्दर इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रोटॉन डीकपल्ड दिए हुए हैं, अगर प्रोटॉन कपल्ड दिए होते फिर अलग सिचुएशन थी, तो प्रोटॉन डीकपल्ड होने की वजह से इसमें आपको सिर्फ दो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन हैं, इसीलिए आपको सिर्फ यहाँ पे दो सिग्नल देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथेनॉल के ऊपर कि इसका प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस कितने सिग्नल शो करेगा, प्रोटॉन का पूछा हुआ है। तो आप मिथेनॉल का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपके पास एक तो CH3 ग्रुप है और दूसरा है OH ग्रुप। तो आपके पास इस केस में जो हाइड्रोजन है वो दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक तो है OH ग्रुप का हाइड्रोजन, और जो ये तीन हाइड्रोजन हैं ये CH3 ग्रुप के इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो एक तो तीन आपके इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हैं और एक OH ग्रुप का हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है। तो आपको पहली बात तो दो सिग्नल मिलेंगे क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन हैं। दूसरी यहाँ पे क्या होगी, कपलिंग होगी। तो कपलिंग में रूल क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन हों वो क्या करते हैं n+1 में स्प्लिट अप कर देते हैं। n यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो जो आपके पास दो सिग्नल आएंगे ना, तो जो OH ग्रुप के हाइड्रोजन का सिग्नल होगा, इसके नेबरिंग प्रोटॉन आपके तीन है, तो तीन में एक प्लस कर दो, ये आ जाएगा 4। तो जो OH ग्रुप के हाइड्रोजन का सिग्नल होगा वो बेसिकली इस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेट की फॉर्म के अंदर होगा। क्वाड्रेट की फॉर्म के अंदर मतलब उसमें आपको 4 पीक मिलेंगे, और पास्कल ट्रायंगल अगर आप बना के देखोगे उसके अकॉर्डिंग जो आपको उनको रेशियो मिलेगी वो मिलेगी 1:2:2:1। तो जो OH ग्रुप का सिग्नल होगा वो आपको क्वाड्रेट मिलेगा, एक क्वाड्रेट मिलेगा। और जो CH3 के हाइड्रोजन का सिग्नल होगा, इसके नेबरिंग प्रोटॉन अब एक है, तो 1+1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपको जो इसका सिग्नल मिलेगा वो बेसिकली किस फॉर्म में मिलेगा, डबलेट की फॉर्म में मिलेगा। पहली बात तो सिग्नल दो मिलेंगे क्योंकि दो टाइप के प्रोटॉन है। फिर नेबरिंग प्रोटॉन जब क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं, तो वो गिवन सिग्नल को n+1 पीक्स में क्या कर देते हैं, सेपरेट अप कर देते हैं। कपलिंग रूल है ये बेसिकली, n नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स है, तो एक आपको डबलेट मिलेगा और एक आपको क्वाड्रेट मिलेगा। इसकी वजह से, कपलिंग की वजह से टोटल दो सिग्नल मिलने हैं, एक डबलेट और एक क्वाड्रेट। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस किया है। अगले पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 91 से कंटिन्यू रखेंगे केस को। थैंक यू।